यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम 2022 में दे रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी इस बात की है कि मेरे पास एग्ज़ाम से पहले साइंस का पेपर आ गया है, जिसमें है 1 से लेकर 48 तक का ऑब्जेक्टिव सवाल, जिनमें से केवल आप सभी को केवल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर OMR शीट में रंगना होगा। सेम टू सेम यही पेपर आपके स्कूल एवं कॉलेज में मिलने वाले हैं, इसलिए जल्दी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप ही आने वाले मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। दोस्तों, पहला सवाल ये पूछा गया है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, या तो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ही हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देख लीजिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अवतल दर्पण में फोकस दूरी यानी एफ का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 कहता है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप सभी को बता दें कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसके सामने चेहरे को रखने पर चेहरा का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिससे दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहते हैं और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन 5 कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन की बात की जाए या प्रकाश के अपवर्तन की बात की जाए, प्रत्येक स्थिति में उसके 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 2। दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी में इससे पूछे जाने वाला तमाम सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी किसी वस्तु को जब अनंत पर रखा जाएगा ना जी, तो अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस दूरी पर बनने लगता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछा गया है कि निम्नलिखित किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। यानी वह कौन ऐसा दर्पण है जिससे किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमेशा वास्तविक मिल सकता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अवतल दर्पण द्वारा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। आप सभी को मालूम होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ का जो मान है वो ए बराबर r/2 होता है, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी, आधी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 क्या कहता है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है, इसका क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी भी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम का जो मान यदि ऋणात्मक में है तो जाहिर सी बात है माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि इसका अर्थ है कि यह दर्पण उल्टा है। उसके बाद में कहता है कि किसी वाहन के पार्श्व पश्च दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण बड़े से बड़े गाड़ी, ट्रक हो या बस सभी का प्रतिबिंब एक छोटा सा आईना में बन जाता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का जो इस्तेमाल है वो साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं। क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस दूरी के बीच में जो दूरी होता है इसे ही फोकस दूरी कहा जाता है। उसके बाद में कहता है कि किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है। आप सभी को मालूम होगा कि जब प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा जाता है तो उसमें दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो कहता है कि आपतन कोण किसके बराबर होते हैं, तो परावर्तन कोण के हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि 32 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। 32 सेमी वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान यहाँ पे 32 सेमी दे दिया गया है। हमसे पूछा गया है फोकस दूरी यानी एफ का मान। तो आप सभी को बता दें कि एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। आर का मान दिया गया है 32, तो 32 में 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 16 सेमी। और 16 सेमी यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन 15 कहता है कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार कर पाता है उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन 15 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा परभासी पदार्थ। परभासी पदार्थ में क्या होता है कि आपतित प्रकाश से एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है, इसे हम लोग परभासी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देख लीजिए कि गोलीय दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के किस स्थान से मापी जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन 16 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। गोलीय दर्पण की तमाम दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। क्वेश्चन 16 का राइट ऑप्शन बी होगा जी। उसके बाद में कहता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यदि 12.5 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लेते हैं कि किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एफ का जो मान है वो 12.5 दिया गया है। हमसे पूछा गया वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान। दोस्तों आर का फार्मूला 2f होता है, तो हम क्या करेंगे 2 गुने 12.5 में 2 से न करेंगे। 12.5 में 2 से करेंगे तो ये 12 दूनी 24, अब ये 5 बराबर 1 हो जाएगा, यानी ये टोटल 25 हो जाएगा। और 25 ऑप्शन सी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। कहता है कि अभिक्रिया ZnO+CO यानी जिंक ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो Zn+CO2 यानी जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें उपचयित होता है, यह एक उपचयन अभिक्रिया है। तो इसमें किसका उपचयन होता है, तो इसमें होता है Zn यानी जिंक का उपचयन। उसके बाद में कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि शरीर में भोजन का पचना को जो अभिक्रिया कहते हैं वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी क्वेश्चन 19 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देख लीजिए। कहता है कि समीकरण 2CuO यानी कॉपर प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस, तो कॉपर और ऑक्सीजन गैस को एक साथ जब मिलाते हैं तो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे क्वेश्चन 20 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का परिभाषा ये कहता है कि जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संजोग करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनके मूल गुण अभिकारक के मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cu + O2 = CuO, यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है। यहाँ पे हमें ऑक्सीकारक बताना होगा। देखिए यहाँ पे H2 दिया गया है, ये तो H2 यानी हाइड्रोजन गैस है, ये कोक है, ये हाइड्रोजन सल्फर है, और डी में दिया गया O2, और O2 को हम लोग ऑक्सीजन गैस कहते हैं जो एक ऑक्सीकारक होता है। H2 यहाँ पे अकारक हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 22 कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अपघटन अभिक्रिया में ही कैल्शियम कार्बोनेट के गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है।
उसके बाद में कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। ये दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि मान लेते हैं कि C+O2, जब हम इसे C+O2 बराबर लिखते हैं CO2, तो यह एक रासायनिक समीकरण होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? यहाँ पे क्वेश्चन 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। Ag2O या सिल्वर डाइऑक्साइड जो है इसी का इस्तेमाल फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए। ये दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 26 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कैल्शियम एक ऐसा धातु है जो कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देख लीजिए। क्वेश्चन 27 कहता है कि बैटरी अम्ल है। दोस्तों बैटरी अम्ल की बात करें तो सांद्र H2SO4 को हम लोग बैटरी अम्ल कहते हैं। H2SO4 एक ऐसा अम्ल है जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों याद रखिएगा, इमली में जो अम्ल पाया जाता है उसे टार्टिक अम्ल कहा जाता है और टार्टिक अम्ल ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है? यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो एक अम्ल है। तो पहला ऑप्शन में Na2O दिया गया है, CaOH का होल ट्वाइस यानी चूना जल दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड, और ऑप्शन डी में दिया गया HNO3 जिससे हम लोग मेथनोइक अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में कहता है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? यानी जल में घुलनशील जो भी भस्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है क्षार। याद रखिएगा, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 को देख लिया जाए। क्वेश्चन 31 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी प्रकृति अम्लीय है? यानी वह कौन ऐसा ऑप्शन है जो प्रकृति में अम्लीय अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों लाइम जूस एक ऐसा जूस है जिसका प्रकृति अम्लीय होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देख लीजिए। क्वेश्चन 32 कहता है अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? यानी अपच का उपचार यानी इलाज करने के लिए किस औषधि किस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। एंटा एसिड का इस्तेमाल अपच का उपचार करने में किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 33 कहता है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार सवाल पूछा जाता है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस यानी Na2 गैस भरी जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 34 को देख लीजिए। क्वेश्चन 34 कहता है अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? आप सभी को मालूम होगा अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है और वह नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इसी सवाल को इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो याद रखिएगा क्षार की बात किया जाएगा तो लाल को ये नीला में बदल देता है और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है।
उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 35 कहता है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। आप सभी को बता दें कि मनुष्य में श्वसन अंग जो होता है वो फेफड़ा होता है, मेढक में श्वसन अंग गिल्स, फेफड़ा और ट्रैकिया दोनों होता है, मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, लेकिन काकरोच जिसे हम लोग तिलचट्टा कहते हैं इसका श्वसन अंग ट्रैकिया होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ट्रैकिया किस जीव का अंग है, तो ये है काकरोच का। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। दोस्तों मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, बहुत ही ज़्यादा बार सवाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। और कौन कौन से होती है आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं जो होते हैं दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल इस प्रकार से भी आ सकता है कि मेढक के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 3 हो जाएगा। वहीं पे मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देखिए कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी पौधों में उत्सर्जी पदार्थ जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों रेजिन, गोंद और टैनिन ये सभी के सभी जो पदार्थ है ये पौधों से उत्सर्जित होने वाला पदार्थ है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 को देख लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन 38 करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आप सभी को बता दें प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का होना काफ़ी आवश्यक होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में संपन्न होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, दिन में। उसके बाद में अगला सवाल 39 को देख लीजिए। 39 कहता है कि गार्ड कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है। दोस्तों गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति है जो मोटी होती है, तो वह होता है भीतरी भित्ति। क्वेश्चन 39 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भीतरी भित्ति। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 40 से पूछा गया है कि भोजन का पूर्ण पाचन निम्नलिखित में से कहाँ पे होता है। यानी मनुष्य के शरीर में भोजन का जो पाचन है वो पूर्ण रूप से समापन के साथ साथ कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि सजीव में पाए जाने वाला प्रकर्म है। क्वेश्चन 41 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए सभी सजीव में पोषण की क्रिया भी संपन्न होती है, तमाम सजीव सांस भी लेते हैं, इसमें श्वसन की क्रिया भी होती है और सभी सजीव प्रजनन भी करते हैं यानी जनन भी करते हैं, इसमें जनन की क्रिया भी होती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 को देख लीजिए। क्वेश्चन 42 कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। आप सभी को हमेशा पढ़ाया जाता है कि किसके कारण पत्तियों का जो रंग है वो हरा दिखाई देता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है, क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक का रंग ही हरा होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। यदि सवाल पूछा जाएगा कि किसके कारण रक्त यानी खून का रंग लाल दिखाई देता है, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब हीमोग्लोबिन के कारण हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। क्वेश्चन 43 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नाकी, बड़ियात, ग्रसनी और अमाशय ये तीनों के तीनों गलत है। आहार नाल के सबसे लंबा भाग को छोटी आंत कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 44 कहता है क्रामाकुंचन गति पाई जाती है। दोस्तों क्रामाकुंचन गति जो है वो किससे पाई जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है कोलोन में, ग्रास नली में, छोटी आंत में। चौथा ऑप्शन दिया है अग्नाशय ग्रंथि में। दोस्तों याद रखिएगा क्रामाकुंचन गति जो है ये छोटी आंत में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बायोलॉजी से लिया गया है, काफ़ी ही ज़्यादा न्यू क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में चलिए क्वेश्चन 45 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 45 क्या कहता है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। यानी पीत रस का जो स्राव है वो कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया यकृत से, अग्नाशय से, छोटी आंत से, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से को नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा पीत रस का जो स्राव है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है जी, अग्नाशय ग्रंथि से होता है। इसलिए क्वेश्चन 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 46 को देख लीजिए कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है।
आप सभी को बता दें कि मनुष्य के शरीर में एक वृक्क तंत्र का भाग होता है। ये किस कार्य से संबंधित होता है? पहला इसमें दिया जाता है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, और ऑप्शन डी में दिया गया है परिवहन से। याद रखिएगा कि मनुष्य में वृक्क एक उत्सर्जन का तंत्र है जिसके द्वारा यूरिया, यूरिक अम्ल और एमिनो अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? दोस्तों याद रखिएगा वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कन्फ्यूजन में पढ़ के 0.003 को सही जवाब मान जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का सही जवाब 0.03% ही होगा। आइए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 48 कहता है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? पहला इसमें दिया गया न्यूरॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी में दिया गया है सिनेप्स कहते हैं। दोस्तों दो मध्य कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान को तो सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं, लेकिन बात करेंगे कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसे नेफ्रॉन कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि इसे न्यूरॉन कहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट को जरूर लिखिएगा। अब आइए अब हम लोग इस चैप्टर का, इस पेपर का जितने भी सब्जेक्टिव सवाल है जो आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले हैं, सभी सब्जेक्टिव सवाल को जरा बता देते हैं। 1 से लेकर 8 तक के लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर आप सभी को आंसर शीट में लिखना होगा, और सभी के सभी क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से भौतिक विज्ञान से पूरे 8 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि पहला सवाल रहेगा प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे। आप सभी को मालूम होगा कि प्रकाश के परिवर्तन के नियमों की संख्या 2 होती है। ये होता है आपतन बिंदु, आपतित किरण आपतन बिंदु से टच होकर प्रवर्तित हो जाती है, बीच में एक लंब डाला जाता है जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इस प्रकार से प्रकाश के परिवर्तन का नियम लिख लीजिएगा। उसके बाद में कहता है अवतल दर्पण का किन्हीं 2 उपयोग लिखें। देखिए अवतल दर्पण का तो बहुत सारा उपयोग है। अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान तथा गले की जांच करने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। तो ये सभी उपयोग जो है अवतल दर्पण के हैं, जो आप अपने आंसर शीट में जरूर लिख आइएगा। अगला सवाल करता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान 20 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आहा, कितना सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ पे आर का मान जब हमें 20 प्राप्त है, हमें ज्ञात करना है एफ का मान। एफ का फार्मूला r/2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है जी। देखिए आर का मान यहाँ पे 20 है, तो हम 20 लिखेंगे और 20 में 2 से भाग लगा देंगे तो ये 10 में तय हो जाएगा। इस प्रकार से पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लीजिएगा। उसके बाद में मान लेते हीरे का पूर्णांक 2.42 है, तो इसका कथन का क्या अभिप्राय है? यदि नहीं आता है तो स्नेल का नियम लिख आइएगा। 4 ही गुना क्वेश्चन लिखना है, तो 3 तो हम बता ही दिए, काफ़ी आसान। स्नेल का नियम लिख दीजिएगा, ये भी काफ़ी आसान होता है। स्नेल का नियम इस प्रकार से लिखेगा कि किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दीर्घोत्तरीय सवाल आपसे 2 पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 1 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। अब इन दोनों में से कौन सा आसान है आपके लिए? तो सबसे आसान क्वेश्चन ये है, उत्तर लेंस के द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनाने की क्रिया स्पष्ट करके एक बना देना है, या 1/v + 1/u बराबर 1/f वाला जो फार्मूला है दर्पण सूत्र, इस पे एक यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसे बना के आइएगा, ये भी आसान है। उसके बाद में यहाँ पे रसायन विज्ञान से चलते हैं। रसायन विज्ञान से ही पूछे जाएंगे पूरा 8 क्वेश्चन, जिनमें से केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ये भी सवाल आपको 2 नंबर में करेंगे, यानी 8 नंबर के पूछे जाएंगे 2 नंबर वाले सवाल। जैसे कि पूछा गया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? आप सभी को मालूम होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने के लिए ही परमाणु रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। सूचक क्या है? संक्षारण क्या है? दोस्तों संक्षारण एक ऐसी अभिक्रिया है जब कोई भी पदार्थ नमी की उपस्थिति में अवांछित रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसे ही संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, सिल्वर सल्फाइड का परत बनना, इसे संक्षारण कहते हैं। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर बता दीजिएगा कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उससे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं।
विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं? तो विकृत गंधिता तो आप सभी को मालूम होगा कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो है वो खुले में रखने पर हवा की उपस्थिति में विकृत हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया, ये काफ़ी ही सिंपल सवाल है। उसके बाद में यहाँ पे 5 नंबर में पूछे जो जाने वाला सवाल है वो है रासायनिक समीकरण क्या है? निम्नलिखित समीकरण में कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, ये भी आप सभी को बताना होगा। या नीचे दिए गए तमाम, ये जितना भी दिया गया है इसे संतुलित रासायनिक समीकरण में लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन में। बायोलॉजी में भी आपसे 8 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सभी प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएंगे। जैसे कहता है स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर स्पष्ट करें। जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला रसों के नाम लिखें। डायलिसिस क्या है? जाइलम फ्लोएम में अंतराह कितना बार पूछा जाता है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करना है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये भी लिखना होगा। उसके बाद में सब्जेक्टिव में कौन सा आसान क्वेश्चन है? तो पहला पूछा गया है कि मानव पाचन तंत्र का एक निम्नांकित चित्र बनाना है या मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में व्याख्या कर देना है। तो इस प्रकार से फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 में पूछे जाने वाला साइंस का पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग कर लिए हैं। उम्मीद है आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। यदि ज़्यादा सारी वीडियो पसंद आया हो तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।